अभी कुछ राइट। टाइम से हो रहा है कि एआई ओवरव्यू आ गया है। ठीक है, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एआई किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सर्चेस को या क्वेरीज को एज यूजर्स। तो बस मेरा क्वेश्चन बस यही है कि एआई क्या रोल प्ले कर रहा है, गूगल इसको किस तरह से यूज कर रहा है, एंड डिजिटल मार्केटर्स के लिए एआई किस किस तरीके से हेल्पफुल है, हम कहाँ कहाँ एआई का यूज कर सकते So AI overview is basically right now, considering current situation, we हैं। can consider that AI overview Google के लिए इतना नहीं चला जितना सोचा गया था. So जब AI overview लॉन्च हुआ तब it was like टेक्निकल एसईओ क्या है, एंड ऑन पेज ऑफ पेज के साथ टेक्निकल एसईओ कैसे यूज किया जाता है टू रैंक आवर वेबसाइट्स और बेसिकली रैंक आवर ब्लॉग्स और जो हमने इनिशियली कवर किया था. टेक्निकल एसईओ इज बेसिकली कोर ऑफ योर वेबसाइट. मतलब सो इट्स लाइक पिलर. लेट्स टेक एन एग्जांपल एज ऑफ बिल्डिंग. तो आप बिल्डिंग में कितना ही अच्छा पेंट कर लो, ऑन पेज को पेंट ले लो, आप कितना ही अच्छा फर्निश्ड सब कुछ कर लो, अगर आपका पिलर ही स्ट्रांग नहीं है तो एक अर्थक्वेक आएगा और आपके लाइक बिल्डिंग विल शटर. सो नाउ लाइक यू हैव मेंशन एवरीथिंग रिलेटेड टू ऑन पेज एसईओ, लाइक हमने बहुत सारे फैक्टर्स कवर कर लिए ऑन पेज के, एंड ऑफ पेज में यू टोल्ड अबाउट लाइक गेस्ट पोस्टिंग, राइट, कि आपको गेस्ट पोस्टिंग करनी चाहिए। तो आप पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो कि गेस्ट पोस्टिंग होती क्या है, एंड साथ ही साथ हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने होते हैं, राइट, यू ऑलरेडी मेंशन अबाउट कि हमें बैकलिंक्स क्रिएट करने चाहिए। गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, बैकलिंक्स क्या होते हैं, एंड बैकलिंक्स क्रिएट करने की स्ट्रेटेजीज क्या क्या होती है, इन तीन चीजों को आप डिफाइन। गेस्ट पोस्टिंग एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, गेस्ट पोस्ट, राइट. सो किसी और वेबसाइट पे जाके पोस्ट करना एज अ गेस्ट. ठीक है. तो अगर आपकी और मेरी वेबसाइट है तो मैं आपको रीच आउट करूंगा कि अरुण्य, मेरे पास एक बहुत अच्छा ब्लॉग लिखा हुआ है जो आपकी ऑडियंस के लिए बहुत रेलेवेंट हो सकता है. इज इट ओके इफ यू कैन पब्लिश माय रिटन ब्लॉग ऑन योर वेबसाइट? दैट वुड बी ग्रेट. इससे दोनों म्यूचुअल बेनिफिट होगा. आपको आपकी ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा ब्लॉग मिल जाएगा और मेरे को एक बैकलिंक मिल जाएगी. दिस इज द गेस्ट पोस्ट बेसिकली. पर ये गेस्ट पोस्ट जितना इजी दिख रहा है उतना इजी होता नहीं है. और इसके पीछे बहुत सारे वेज है. जो स्टेजेस है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. जो गेस्ट पोस्टिंग में सबसे इनिशियल स्टेज होता है कि यू हैव टू फाइंड द वेबसाइट्स. आउटरीचिंग के लिए वेबसाइट्स फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे फाइंड करेंगे उस पर हम बाद में आते हैं, बट पहले आउटरीचिंग के लिए वेबसाइट्स फाइंड करना है. उन वेबसाइट्स के लिए हमें ईमेल आईडीज, किस बंदे को या किस बंदी को आउटरीच करना है उसको फाइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अनदर फैक्टर इज दैट. उसके बाद एक आउटरीच पिच, प्रॉपर आउटरीच पिच बनानी बहुत इंपॉर्टेंट. सो अगेन चैट जीपीटी के आने के बाद ये सारी चीजें बहुत इजी हो गई है. पिचेस, ईमेल पिच और ये सब बनाना. देन फिर आउटरीचिंग टू देम एंड उनके बाद फिर उनके रिप्लाईज एंड द होल कम्युनिकेशन गोज अलोंग. ठीक है. तो फर्स्ट इज तो वेबसाइट्स कैसे ढूंढे. वेबसाइट्स हम दो तीन तरीके से ढूंढ सकते हैं. एक गूगल पे ही मैन्युअल सर्च करके, जिसमें हम अलग अलग साइट ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं जैसे गेस्ट पोस्टिंग सर्विसेज और गेस्ट ब्लॉग, जो भी अलग अलग साइट ऑपरेटर्स विद द कीवर्ड्स हम यूज करके कर सकते हैं. सेकंड इज कंपेटिटर एनालिसिस. तो कंपेटिटर के जो बैकलिंक्स है वो एनालाइज कर सकते हैं और वहां से कौन सी अपॉर्चुनिटीज है जिसपे हम टच बेस कर सकते हैं. तो वहां से हमें कंपेटिटर एनालिसिस से पता चल जाएगा. उसके बाद उन बैकलिंक्स को लेके देन वी स्टार्ट आउटरीचिंग. सो दिस आर द टू मेजर जहां से आपको बैकलिंक्स मिल जाती है, मतलब किसको आउटरीच करना है वो मिल जाता है. थर्ड वन इज कि आप लिस्ट ऑफ ब्लॉगर्स भी फाइंड कर सकते हैं. मतलब आप गूगल पे जाके लिखो, अगर आप हेल्थ निश में हो तो आप लिखोगे कि टॉप 100 हेल्थ ब्लॉगर्स इन इंडिया, तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी. वहां से आप आउटरीच, उन ब्लॉगर्स को डेटाबेस सेव करके आप आउटरीच कर सकते हो. पहले तो आपने वेबसाइट फाइंड कर ली. ईमेल आईडी जो फाइंड करने का काम है ये थोड़ा मैन्युअल है. इसके लिए अलग अलग एक्सटेंशन है, जैसे hunter.io करके एक एक्सटेंशन है, वो आप यूज कर सकते हो. दैट इज ओके. बट आपको थोड़ा इसमें मेहनत लगती है जहां पे यू हैव टू फाइंड द ईमेल एड्रेस. वंस यू फाइंड द ईमेल एड्रेस, उसके बाद आप उनको आउटरीच करते हो, एक एक ईमेल सेंड करते हो. ईमेल में आप एक प्रॉपर पिच आपको लाइक ऑनलाइन मिल जाएंगे बहुत सारे पिचेस जो वर्कआउट करते हैं. और आप चैट जीपीटी को भी पूछोगे फ्री वर्जन में, वो भी अच्छे से एक पिच बना के दे देगा. वो पिच को आप पिच करते हो कि मतलब जो भी, जैसे मैंने आपको बोला अरुण्य को, उस तरीके से हम पिच करते हैं. एंड देन अगर वो एडिटर अग्री करता है तो एडिटर अग्री करने में दो तीन एस्पेक्ट है. एक, एडिटर फ्री में अग्री करेगा. आज के वर्ल्ड में रियल टाइम मैं एक्सपीरियंस की बात करूं तो कोई फ्री में अग्री नहीं करता ऑनेस्टली. दो चीजें मांगते हैं. एक, दे माइट आस्क यू फॉर एडिटोरियल फी, जो अब वो आप पैसे मांगेंगे कि यू पे अस $10, $15, $20 और $100 और $200 व्हाटसोएवर.
अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रीसेलर्स हियर, बहुत सारे रीसेलर्स है मार्केट में जो $10 में आपको पीबीएन वेबसाइट, $20 में पीबीएन वेबसाइट दे देते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन आउटरीच ब्लॉगर्स और जेन्युइन एडिटर्स जो अपने सर्वाइवर के लिए एडिटोरियल फी मांगते हैं। दैट इज ओके, वो आप पे कर सकते हो, नो इश्यू, वो पे कर सकते हैं। आफ्टर पेइंग दैट यू गेट द गेस्ट ब्लॉग लाइव। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री में भी कर सकते हैं, कर देते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो गिव अवे। सो लेट्स से ई कॉमर्स वेबसाइट है तो प्रोडक्ट रिव्यूज में चले जाते हैं कि आपका प्रोडक्ट फ्री में मेरे को शेयर कर दो, मैं रिव्यू करके एक ब्लॉग बना के डाल दूंगा। उस तरीके से भी आप गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें अलग अलग वेज है जहां पे आप पूरा कम्युनिकेशन चला सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि पैसों से हो रहा है या फ्री हो रहा है या जो भी अलग अलग वेज वैसा। एडिटर जो डिमांड करता है, यू हैव टू सफाई दैट। ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ एडिटर ऐसा बोलेंगे कि लेट्स एक्सचेंज द बैकलिंक्स, सो मैं आपको बैकलिंक देता हूँ, आप मुझे दे दो, तो यू कैन, तो म्यूचुअली बेनिफिट हो जाता है। तो इन डायरेक्शंस में अलग अलग गेस्ट पोस्टिंग लाइव होती है। तो ये गेस्ट पोस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट जो आई फील राइट नाउ इन द मार्केट एक गेस्ट पोस्टिंग है। सेकंड इज पीआर कर सकते हैं हम लोग। सो पीआर इज अगेन, पीआर ये बहुत एडवांस लेवल की टेक्निक है, मतलब एडवांस तो नहीं, मतलब है पूरा नहीं, बट अभी काफी ज्यादा मार्केट में चल ट्रेंड कर रही है। एंड ये नॉर्मल पीआर जैसा नहीं बोल रहा हूं मैं, यू डोंट हैव टू डू द प्रेस रिलीज एंड एवरीथिंग। सो बेसिकली व्हाट इन दिस पीआर जो थोड़ी एडवांस लेवल की टेक्निक है। टेकिंग एन एग्जांपल, अगर आपने आपकी ही नीश में बहुत अच्छा एक रिपोर्ट रेडी किया है, रिपोर्ट शुड बी नॉन बायस्ड, मतलब आप बायस्ड नहीं हो बिल्कुल भी रिपोर्ट के। आपने अपनी कंपनी का गलत होगा तो गलत बताया, सही होगा तो सही बताया, कोई पॉइंट ऑफ व्यू रखा है तो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, कोई करंट ट्रेंडिंग सिनारियो। तो सो पहले ना हैरो करके प्लेटफॉर्म था जिसके अंदर हम लोग ये सब करते थे, बट हैरो हैज शट डाउन। लेट्स से आपने कोई एक ऐसा रिपोर्ट बनाया करंट सिनारियो के बेस पे, तो वो सिनेरियो के बेस पे वो पूरा के पूरा रिपोर्ट आप रिपोर्टर्स को आउटरीच कर सकते हो। बिकॉज अभी करंटली ऐसा होता है कि रिपोर्टर्स के पास अभी, तो आप लाइक वी लिव इन इंडिया, तो अपन को हमको पता है बांग्लादेश का क्या सीनरी है, राइट, बांग्लादेश में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उसके बेस पे रिपोर्टर्स के पास ज्यादा नॉलेज नहीं होता, मतलब क्योंकि उनको क्विकली काम करना है। तो अगर आप अच्छे से एक रात दो रात बैठ के अपने प्रॉपर डिटेल रिपोर्ट बताए और आप उस कहीं निश में रिलेट करते हो बांग्लादेश वाले, तो वहां पे अगर आप अपने आप को कहीं पे भी इंटरनल लिंक करते हो और रिपोर्टर को सेंड आउट करते हो, मल्टीपल रिपोर्टर्स को, उसमें से अगर कोई रिपोर्टर न्यूज पिक करता है तो हाई चांसेस कि वो उसके न्यूज साइट में आपका ब्लॉग या आपका आर्टिकल या आपका रिसर्च पेपर पब्लिश कर दे। अब वहां से जरूरी नहीं आपको डू फॉलो लिंक मिलेगी, आपको नो फॉलो लिंक मिलेगी। सो अगेन, डू फॉलो नो फॉलो इज ऑल्सो कंसेप्ट, वो एक्सप्लेन कर लेंगे, बट आपको नो फॉलो लिंक मिलेगी। बट वो नो फॉलो लिंक इज फार मोर वैल्यूएबल देन 10 डू फॉलो लिंक्स। बट इसके अंदर ऐसा है, एफर्ट्स के अगेंस्ट में आपको कन्वर्जन रेशियो बहुत कम है, मतलब आप 1000 को करोगे तब एक या दो को मिलेगा, बट जो भी मिलेगा आपको बहुत वैल्यूएबल मिलेगा। तो दैट इज, तो ये पीआर, और इसके लिए अभी मार्केट में पूरी एजेंसीज चलती है जो पीआर स्ट्रेटेजी यूज करती है। सो दिस इज अगेन, दिस आर द टू मेजर फैक्टर्स दैट आई वर्क अपॉन कंसीडरिंग डू फॉलो एंड नो फॉलो। उसको एक्सप्लेन करने के लिए, सो बेसिकली डू फॉलो एंड नो फॉलो इज अ डायरेक्टिव, मतलब हम डायरेक्शन दे रहे हैं गूगल को कि गूगल को, क्रॉलर को, ये जो लिंक जा रही है पास हो रही है, इसमें आप लिंक जूस पास करो। क्योंकि अगर, सो अभी तक हमने जितनी भी बात की लिंक जूस और वो सब, सो लिंक जूस इज अ वैल्यू, मतलब एक वैल्यू है। तो अगर हम डू फॉलो बोल रहे हैं कि मेरी ये जो लिंक जा रही है उसको डू फॉलो कंडीशन में रहने दो, तो वो लिंक पास हो रहा है, लिंक जूस पास हो रहा है। लेकिन अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, नो फॉलो कर, तो नो फॉलो के अंदर लिंक्स पास, लिंक जूस पास नहीं हो रहा, वैल्यू पास नहीं हो रही, बट क्रॉलर को पता चल जाएगा कि यहाँ से एक डेटा, मतलब यहाँ से एक बैकलिंक गई है, बट उसकी वैल्यू पास नहीं होगी। तो रिपोर्टर जो बड़ी बड़ी DA 90 95 वाली है, जो फ्री में अगर इस तरीके से रिपोर्ट पब्लिश करती है, हाई चांसेस वो आपको नो फॉलो ही लिंक देंगे। बट वो नो फॉलो लिंक की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होती है, बिकॉज गूगल को ये पता चल रहा है कि यहाँ से लिंक आ रही है, भले लिंक चूज पास नहीं हो रहा, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, और गूगल कैन अंडरस्टैंड यहाँ से लिंक आ रही, तो दैट इज फार मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर जो शेडी लिंक बिल्डिंग टेक्निक्स करते हैं उससे बेटर। ये दोनों चीजें ब्लॉग्स के लिए ज्यादा फायदेमंद है। बट अगर मैं ओवरऑल लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी की बात करूं, तो बिजनेस लिस्टिंग्स है, प्रोफाइल क्रिएशन है। बिजनेस लिस्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन, फॉरेन मार्केट्स में बहुत चलता है बिजनेस लिस्टिंग। पेड बिजनेस लिस्टिंग्स भी होती है, बट दैट इज फॉर मेनली लोकल बिजनेसेस के लिए ज्यादा प्रेफरेबल है। बट अगर अभी हम ब्लॉग के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो गेस्ट पोस्टिंग एंड पीआर टाइप ऑफ थिंग, ये सारी चीजें ज्यादा हेल्पफुल होती है। और गिव अवेज बोल सकते हो आप, पर वो अगेन प्रोडक्ट के लिए चला गया। ब्लॉग के आस्पेक्ट में बात करें तो गेस्ट पोस्टिंग इज मेजर
एस्पेक्ट जो हम कर सकते So I think these are the ways to generate backlinks, right? मतलब guest राइट posting या PR जहाँ से हमें backlinks मिल जाते हैं, कुछ इसमें से do follows होते हैं, कुछ no follows होते हैं, and you have explained rightly कि do follows में जो link juice होता है वो उसकी वैल्यू पास हो जाती है, no follow में वो वैल्यू पास नहीं होती। राइट बस ये पता चलता है कि हमें वहां से एक बैकलिंक मिला हुआ है। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑन पेज एंड एनीथिंग यू वांट टू ऐड रिलेटेड टू ऑफ पेज आल्सो, लाइक यू एनीथिंग यू वांट टू ऐड दैट वुड हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड कि ठीक है ऑफ पेज में और भी चीजें होती यस सो ऑफ पेज में अभी आई एम नॉट मच बिलीवर इन ऑफ पेज एक्टिविटी ऑल्सो ऑफ व्हेन आई से ऑफ पेज आई मीन मतलब ये जो मेरे लिए ऑफ पेज इज गेस्ट पोस्टिंग पीआर कहीं हद तक गुड क्वालिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स लेना मेरे लिए ऑफ पेज इज दैट इट्स नॉट सबमिशन पीडीएफ सबमिशन। फ्रेशर्स के लिए मेरा बहुत रिक्वेस्ट और दिस समथिंग दैट फ्रेशर्स के पास भी ऑनेस्टली ज्यादा कंट्रोल नहीं होता बिकॉज उनको जहाँ पे ज्वाइन होना है वहां पे ही ये एक्टिविटीज करवाते हैं। बट आई रिकमेंड टू गो थ्रू सम कोर्सेज अगेन ऑनलाइन कोर्सेज है ब्लॉग्स है ट्राई टू लर्न ऑन पेज। इस ट्रैप में मत फंसो जहाँ पे आपको 1-2 साल तक सिर्फ बैकलिंक एक्टिविटीज ही करवाई है। तो वो ट्रैप में मत फॉलो। बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट है नो डाउट इन दैट बट किस टाइप की एक्टिविटीज कर रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करो। बाकी जब वरना बहुत बड़ा ट्रैप है ये इंडिया में ऑनेस्टली जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ सबमिशंस बिकॉज आई हैव सीन दैट बिकॉज जब लाइक इन मेवलर्स एज वेल व्हेन वी हैव क्लाइंट्स तो क्लाइंट के जो पास्ट वर्क होता है उनकी एक्सपेक्टेशंस आर कि आप 100 बैकलिंक्स बिल्ड करो 200 लिंक्स बिल्ड करो बट वो 200 जो लिंक्स है वो सारी की सारी मतलब शेडी वेबसाइट से आ रही है। जस्ट पीडीएफ सबमिशन कहीं पे कर दिया है कहीं पे पीपीटी सबमिशन कर दिया है आरएसएस सब मतलब कुछ भी किया है वो वाले ट्रैप में मत फंसो। वो आप पूरा अपना 1 साल 2 साल लाइफ का वेस्ट करोगे रादर देन चूज दैट कंपनी जो आपको कम पैसा दे दैट इज ओके बट आपको ऑन पेज पे ऐसा नहीं होगा कि आपको कल के कल ऑन पेज पे काम करने बिठा देंगे बट मतलब 6 महीने के लिए वो गेस्ट पोस्टिंग या अलग अलग बैकलिंकिंग एक्टिविटीज के साथ आपको ऑन पेज भी सिखाए तो वो वाले डायरेक्शन में थोड़ा फोकस करना और वहां से थोड़ा बेटर क्लैरिटी ले लेना कि मेरा स्कोप ऑफ वर्क क्या है। ऐसा ना हो क्योंकि मैंने लिटरली देखा कि 1 साल 1.5 साल के लिए सिर्फ गेस्ट पोस्टिंग के लिए वेबसाइट्स ही डेटाबेस ही बनवाते हैं या पीडीएफ सबमिशन करना है या पीपीटी जो भी अलग अलग सबमिशन करना है उनका डेटाबेस बनवाने के लिए 1-1 साल 1.5 साल फ्रेशर्स वही मेहनत करते उस ट्रैप में मत फंसना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट एक और एक सिग्निफिकेंट चेंज आया बैकलिंक्स में जो मैंने अभी मेरी स्ट्रेटेजी में इंक्लूड किया दैट इज रेडिट एंड कोरा। तो गूगल का फरवरी या जनवरी के एंड या फरवरी स्टार्टिंग टाइमिंग उतना ही होगा उस टाइम फ्रेम में गूगल का रेडिट के साथ कोलैबोरेशन हुआ है जहां पे दे हैव मेंशन्ड मतलब एक कोलैबोरेट किया है उन लोगों ने एंड उस कोलैबोरेशन के बाद गूगल के रैंकिंग में रेडिट के जो रैंकिंग है रेडिट की जो सर्च आई मीन रेडिट की जो स्निपेट्स है रेडिट की लिंक्स है वो बहुत ज्यादा टॉप पे आ रही है। सो आपने भी एनालाइज किया होगा मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि रेडिट बहुत टॉप पे रैंक कर रहा है और आप अगर रेडिट को सेमरश में भी डाल के देखोगे तो रेडिट का ट्रैफिक ड्रास्टिकली ग्रो हुआ है। अगर आप कुछ पब्लिश करोगे भले कितना भी इंफॉर्मेटिव हो बट कहीं कहीं बायसनेस होगी आपके बिजनेस के एंड पे राइट। कोई और भी कुछ पब्लिश करता है बायसनेस होती है। गूगल अभी उस डायरेक्शन में फोकस कर रहा है जहां पे वो यूजर जनरेटेड कंटेंट यूजीसी पे फोकस कर रहा है जहां पे एक प्रॉपर डिस्कशन हो रहे हो और उनको रैंक करवा रहे हैं। सो आप देखना आप रेडिट बहुत सारी जगहों पे रैंक करना स्टार्ट कर दिए और काफी जगहों पे हेल्थलाइन जैसे वेबसाइट्स को भी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सो रेडिट के जो डिस्कशंस हो रहे हैं ना उन डिस्कशन में अगर आप पार्टिसिपेशन लेना स्टार्ट करो एज अ स्ट्रेटेजी ऑफ योर ब्रांड या आपके क्लाइंट की ब्रांड वो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्योंकि अभी रेडिट के डिस्कशंस जो थ्रेड्स होते हैं वो गूगल पर रैंक करना स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज फॉरम कमेंटिंग बोलते हैं उसको बट दिस इज समथिंग दैट यू कैन इंटीग्रेट बिकॉज गूगल उसको वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है एंड गूगल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है तो आप भी वहां से चर्न आउट कर सकते हो और अपने लिंक बिल्डिंग स्ट्रेटेजी में डाल सकते हो दैट इज ओके। तो ये एक चीज है जो आप जिस पे फोकस कर सकते हैं। एंड सो बेसिकली आपने एसईओ में लाइक यू हैव कवर्ड एवरीथिंग ऑन पेज ऑफ पेज फनल्स एंड कंटेंट कैसे लिखना है यू हैव कवर्ड दिस राइट नाउ। लाइक आई थिंक 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट वन इज टेक्निकल एसईओ राइट कि अब एक चीज रहती है कि टेक्निकल एसईओ क्या है एंड ऑन पेज ऑफ पेज के साथ टेक्निकल एसईओ कैसे यूज किया जाता है टू रैंक आवर वेबसाइट्स और बेसिकली रैंक आवर ब्लॉग्स और जो हमने इनिशियली कवर किया था टेक्निकल एसईओ इज बेसिकली कोर ऑफ योर वेबसाइट मतलब सो इट्स लाइक पिलर। लेट्स टेक एन एग्जांपल एज ऑफ बिल्डिंग। तो आप बिल्डिंग में कितना ही अच्छा पेंट कर लो ऑन पेज को पेंट ले लो आप कितना ही अच्छा फर्निश्ड सब कुछ कर लो अगर आपका पिलर ही स्ट्रांग नहीं है
तो एक अर्थक्वेक आएगा और आपके लाइक बिल्डिंग विल शटर फॉर श्योर, राइट? सो अर्थक्वेक को आप गूगल एल्गोरिदम ले लो, ठीक है, मतलब काफी सारी चीजें ले लो, तो उस डायरेक्शन में टेक्निकली समथिंग जो आपका पिलर होता है, तो आपकी वेबसाइट टेक्निकली बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। सो व्हेन आई से टेक्निकली स्ट्रांग होनी चाहिए, और मेरा सबसे मेजर फोकस होता है, मैं वो मेन ज्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट में नहीं जाऊंगा, बट बेस लेवल पे क्रॉलिंग इंडेक्सिंग आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो अगर आपको जानना है कि आप अब हमारा पेज कैसे देख रहा है, तो आप सीधा कैश करके कॉलन करके यूआरएल डाल दो, तो आपको गूगल वर्जन ऑफ दैट पेज मिल जाएगा। वहां से आपको पता चल जाएगा गूगल क्या देख रहा है। दैट शुड बी एग्जैक्ट सेम एज व्हाट यू हैव ऑन द पेज। वहां पे अगर डिफरेंस है, दैट मीन्स कहीं कुछ प्रॉब्लम है। और ये तब होता है जब हाईली जावास्क्रिप्ट से वेबसाइट बनाई जाती है, तो वहां पे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि कंटेंट प्रॉपर डिलीवर नहीं होता ब्राउजर को, तो वो कंटेंट अच्छे से रिसीव नहीं होता, इस चक्कर में प्रॉपर कंटेंट गूगल को इंडेक्स भी नहीं होता। तो आप कैश करके कॉलन करके देखोगे, तो जो आपका पेज ऑफ द वर्जन ऑफ द पेज है और गूगल का कैश वर्जन है, वो दोनों एग्जैक्ट सेम होगा, वो एक आपको मेक श्योर करना है। सेकंड, टेक्निकलिटीज पे आई रिकमेंड कि आप SEMrush, स्क्रीमिंग फ्रॉग इज बेस्ट, बिकॉज 500 यूआरएल से अगर आप बहुत स्टार्ट कर ले अर्ली स्टेज पे हो, तो स्क्रीमिंग फ्रॉग आपको फ्री देता है, तो आप 500 यूआरएल तक स्क्रीमिंग फ्रॉग पूरा रन कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड उस स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं एरर वार्निंग्स टाइप, तो वहां से आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द प्रॉब्लम। 404 का प्रॉब्लम है, कैनोनिकल का प्रॉब्लम है। कैनोनिकल अगेन सबसे लाइक वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट, कैनोनिकल इज व्हेन यू टेल गूगल दिस इज द बेसिकली पेज फॉर दिस कंटेंट। सो बेसिकली आप गूगल को बता रहे हो कि यही पेज को आपको इंडेक्स करना है, और ये यूआरएल के लिए यही पेज रेलेवेंट है, या यही पेज है, ऐसा करके। तो बेसिकली हम कैनोनिकल है। सो जितने भी प्रॉब्लम्स है वो आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग, SEMrush में जब आप ऑडिट रन करते हो आपको मिल जाएंगे। वो सारे के सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। जैसे कि 404 में हमने कवर किया है, वो .txt साइट मैप हो गया, अगेन कैनोनिकल हो गया, AHREF लैंग टैग हो गया। अब ये थोड़ा और एडवांस हो जाएगा जहां पे हम इंटरनेशनल एसईओ की तरफ बढ़ेंगे। बेसिकली आपका टेक्निकली वेबसाइट सारी स्ट्रांग होनी चाहिए, कोई भी यूआरएल्स ब्रोकन नहीं होनी चाहिए कहीं पे, मतलब ब्रोकन यूआरएल्स नहीं होनी चाहिए। आपका जो नेविगेशन है, सो बेसिकली जो होम पेज पे जाने के बाद अलग अलग कैटेगरीज पे हम नेविगेट करते हैं, जो आईए स्ट्रक्चर है वेबसाइट का, वो बहुत स्मूथ होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए टू रीच आउट टू एनी पेज, लैंडिंग पेज, ब्लॉग और व्हाटसोएवर, बट वो सारी चीजें इजीली अवेलेबल होनी चाहिए। तो टेक्निकली अगर वेबसाइट स्ट्रांग होगी, तो ही हम फिर ऑन पेज, नए नए पेजेस, इन सब पे बात कर पाएंगे। बट अगर आपकी टेक्निकली ही वेबसाइट स्ट्रांग नहीं है, टेक्निकली वेबसाइट क्लियर नहीं है, या एज पर गूगल कंप्लाइंट नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आप जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है वही गलत कर देते हो। तो टेक्निकली वेबसाइट स्ट्रांग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब इसके अंदर काफी लोग, सो बेसिकली SEMrush अगेन वन ऑफ द बेस्ट टूल दैट वी हैव इन द इंडस्ट्री, उसके अंदर SEMrush का कुछ स्कोर होता है, राइट, हेल्थ स्कोर होता है बेसिकली। वो हेल्थ स्कोर को लोग टेक्निकलिटी से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे किसी का हेल्थ स्कोर अगर 70% है, तो ऐसा सोचते हैं कि नहीं नहीं यार, मेरी वेबसाइट तो बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है। ऐसा नहीं है, यू अगेन दैट इज व्हाई आई से कि आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स ऐसे जो सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, जैसे SEMrush में HTML टू टेक्स्ट इश्यू है, CSS लेवल पे कोई इश्यूज है, वो सारे इश्यूज ऐसे जहाँ पे हमारा कंट्रोल ज्यादा नहीं है। बट देयर आर अदर फैक्टर्स है, साइट मैप में अगर आपका ब्रोकन यूआरएल साइट के अंदर है, तो वो एक मेजर प्रॉब्लम है। बहुत सारी इमेजेस में ऑल टेक्स्ट नहीं है, तो वो मेजर प्रॉब्लम है। जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ है, अगर आपका मेटा टाइटल अगर 100 कैरेक्टर्स का है, तो यू हैव टू बी इन 60-65 कैरेक्टर जो गूगल रिकमेंड। मेटा डिस्क्रिप्शन की कैरेक्टर लिमिट्स है। H1 मल्टीपल H1 नहीं होना चाहिए। अब अगेन मल्टीपल H1 ऐसा नहीं है कि मल्टीपल H1 होगा तो कुछ गूगल आपको पेनलाइज करेगा, ऐसा नहीं है। बट दिस इज रिकमेंडेड कि आप एक ही H1 रखो, बिकॉज जो मेन आपका टारगेट कीवर्ड है, जो मेन टॉपिक का जो मेन है, मेन पॉइंट आप कवर कर रहे हो, वो सारी चीजें H1 में एक ही जगह पे है। तो उस तरीके से बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स जो आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग, SEMrush का ऑडिट, इवन इनफैक्ट AHREF का ऑडिट भी ये सारी चीजें कवर करके देता है। वो सारी चीजें आप अगर इंप्लीमेंट करते हो, बेसिकली बेस्ट इज कि आपको लिस्ट ऑफ यूआरएल सारी मिल जाएगी, एंड हाउ टू फिक्स भी मिल जाएगा। अगर आप बहुत, आपके लिए बहुत नया है, बट अगर नया नहीं है तो यू नो, अगर आप एक्सपीरियंस दो साल हो गए आपको एसईओ में, तो यू कैन इजीली फिक्स दोस्त, आपको रिकमेंडेशंस आप दे सकते हो। बट आप बहुत स्टार्ट कर रहे हो, तो फिर आपके पास वहां पे आता है एक सेक्शन जहां पे हाउ टू फिक्स करके एक बटन आता है, जहां पे आप क्लिक करोगे
तो यू गेट एग्जैक्टली हाउ टू फिक्स दैट इश्यू एंड व्हाट इज द इश्यू एंड XYZ। तो वहां से आप चीजें लर्निंग लेके आप इंप्लीमेंट करवाना स्टार्ट कर सकते हो। बट टेक्निकली वेबसाइट बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो सबसे बेंचमार्क, उसके बाद फिर अलग अलग पिलर्स बन सकते हैं, बट टेक्निकलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। एंड मुझे लगता है टेक्निकल एसईओ में हम फास्ट लोडिंग स्पीड भी होनी चाहिए, जो वेबसाइट है पेज है, साथ में रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए ताकि वो अलग अलग डिवाइसेस पे प्रॉपरली ओपन हो पाए एंड वहां पर कहीं ग्लिचेस ना हो। तो ये सारे फैक्टर्स को कंबाइंडली हम लोग टेक्निकल एसईओ के अंदर डाल सकते हैं। यस, यस, यस। सो लाइक लास्ट क्वेश्चन वुड बी इज कि हमने नोटिस किया है पिछले कुछ 4 से 5 महीने के अंदर कि पहले हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते थे या सर्च इंजन पे करते थे, डायरेक्टली हमारे पास पहले एड्स वाले रिजल्ट आते थे एंड उसके बाद हमारे पास डायरेक्टली एसईओ वाले रिजल्ट आते थे जहां पर हमारे ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स आती थी। ठीक है, अभी कुछ राइट। टाइम से हो रहा है कि एआई ओवरव्यू आ गया है। ठीक है, तो मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि एआई किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है हमारी सर्चेस को या क्वेरीज को एज यूजर्स, एंड गूगल इसको कंसीडर करके सबसे पहले अब एआई ओवरव्यू दे देता है। अभी मैं पिछले एक हफ्ते में मैंने ये चेंजेस नोटिस किए कि फिर उसने गूगल एड्स फिर से अगेन उसने टॉप 4 टॉप 3 और टॉप 4 पे शो करना स्टार्ट किया, देन एआई ओवरव्यू स्टार्ट किया एंड देन उसके बाद वो अगेन नीचे ऑर्गेनिक लिस्टिंग को शो करने लगा। तो बस मेरा क्वेश्चन बस यही है कि एआई क्या रोल प्ले कर रहा है, गूगल इसको किस तरह से यूज कर रहा है, एंड डिजिटल मार्केटियर्स के लिए एआई किस किस तरीके से हेल्पफुल है, हम कहाँ कहाँ एआई का यूज कर सकते राइट, सो लाइक वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से, क्योंकि मतलब मैं भी हैं। खुद भी अभी आई एम अ लर्नर बेसिकली, तो आई एम लर्निंग राइट नाउ। कल ही मैंने AIO पे पॉडकास्ट देखा, जो विथ वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट इन्फ्लुएंसर्स दैट वी हैव। सो वो पॉडकास्ट में बेसिकली AI ओवरव्यू के बारे में इस तरीके से है। तो AI overview is basically right now, considering current situation, we can consider that AI overview Google के लिए इतना नहीं चला जितना सोचा गया था। So जब AI overview launch हुआ, तब it was like SEO is dead now, because अगर AI overview सारी चीजें कर देगा तो हमारा फर्स्ट पोजीशन तो ऑलरेडी नीचे है फीचर स्निपेट एड्स के बाद। अब AI ओवरव्यू के बाद और कितना नीचे आएगा। ये हम डेस्कटॉप की बात करें जहां पे हमारा स्क्रीन साइज बहुत अच्छा होता है, पर अगर मैं मोबाइल की बात करूं तो स्क्रीन साइज बहुत कम होता है। उन केसेस में तो ऑलमोस्ट इट्स अ डेड फॉर फर्स्ट लाइक ऑर्गेनिक रिजल्ट। लेकिन AI ओवरव्यू जैसे ही लॉन्च हुआ उसके बाद उसको बहुत हेट मिला फ्रॉम द इंडस्ट्री इटसेल्फ। हेट इन द सेंस, सो अंडरस्टैंड इन अ वे, AI can never give you recommendations. AI is understands the results and then give you the recommendation. But वो humanly viable है कि नहीं है, that is a big question. तो जब AI ओवरव्यू लॉन्च हुआ तब बहुत chaos था, और गूगल AI ओवरव्यू यूएस में लॉन्च हुआ था तब बहुत ज्यादा वो दिख भी रहा था, बहुत सारी क्वेरीज के लिए विजिबिलिटी थी। बट धीरे धीरे उसकी विजिबिलिटी कम होती गई है, और अभी ऐसा हो गया कि AI ओवरव्यू बहुत लिमिटेड टाइप ऑफ क्वेरीज के लिए, और वो अभी एज ऑफ नाउ, राइट नाउ इफ आई हैव टू से, तो AI ओवरव्यू इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फेल्ड प्रोडक्ट ऑफ गूगल, क्योंकि गूगल जो करना चाहता था AI ओवरव्यू के साथ नहीं कर पाया। और इसीलिए AI ओवरव्यू, और दिस इज समथिंग दैट वी हैव नोटिस्ड इन द ट्रैफिक एज वेल, क्योंकि जब AI ओवरव्यू लॉन्च हुआ वी हैड अ कॉल इन आवर कंपनी एज वेल विद ऑल सीनियर SEOs एंड लीड्स एंड एवरीथिंग, एंड वी मेड श्योर कि यूएस के जितने भी क्लाइंट्स है उस पर AI ओवरव्यू का क्या इम्पैक्ट आया है। बट ऑनेस्टली AI ओवरव्यू का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, बिकॉज AI ओवरव्यू धीरे धीरे नेगेटिव डायरेक्शन में गया और लोगों ने AI ओवरव्यू को इतना पसंद नहीं किया, फ्रॉम बोथ द एस्पेक्ट, फ्रॉम SEO एस्पेक्ट ऑफ कोर्स, बट फ्रॉम यूजर एस्पेक्ट एज वेल, बिकॉज AI ओवरव्यू की वजह से उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास हो रही, और वो उनको बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। और इसीलिए गूगल ने स्पेसिफिकली एक नया इंटरफेस निकाला जहां पे यूजर्स को अगर नॉर्मल सर्च रिजल्ट्स देखने हैं विदाउट दिस फ्लैशी AI ओवरव्यू एंड एवरीथिंग, तो वो भी देख सकते हैं। वैसा भी निकाला था गूगल ने, तो गूगल को बहुत बैकफायर झेलना। तो राइट नाउ तो आई डोंट सी AI ओवरव्यू जैसा कुछ। हाँ, AI लाइक चैट जीपीटी अगेन वन ऑफ द LLM can be used to do research, can be helpful for SEOs to create blog ideas, to create content, understand the concept, वो सब करने के लिए LLMs like ChatGPT बहुत helpful है। but as of now implementation of AI overview in SERP वो बहुत questionable है। AI overview पे ये टेक है मेरा, एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन, सो अगेन ये सारी चीजें मैंने काफी अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स से, उनके जो पॉडकास्ट है उनसे सुन के पता चला। एंड हमारे मेरे पास रियल टाइम एक्सपीरियंस वही है कि जो हम लोग वेबसाइट्स का बैकएंड एनालिटिक्स देखते हैं वहां से पता चल रहा है। लेकिन AI का इंटीग्रेशन इन SEO वर्ल्ड इज इंपॉर्टेंट राइट नाउ।
सो और इसके लिए इफ यू आर अ फ्रेशर, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि डोंट जस्ट रिलाई ऑन चेकलिस्ट, क्योंकि अगर आप चेकलिस्ट पे रिलाई कर सकते हो तो ट्रस्ट में 2 साल के बाद एआई खुद ही कर लेगा। तो अगर आप अंडरस्टैंडिंग वे में जाओगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ट्राई टू फिगर आउट द सॉल्यूशन जो आपका ह्यूमन सॉल्यूशन है, वो एआई नहीं कर पाएगा कभी। तो वो चीजों के लिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ एज वेल कि किस तरीके से। सो ट्राई टू फॉलो गुड इन्फ्लुएंसर्स इन द मार्केट, like few if I have to name is Mary Haynes is very good, Lily Ray is there, Kevin Indig is there, Barry Schwartz तो है ही, बहुत सारे अच्छे इन्फ्लुएंसर है, ट्राई टू फॉलो देम। वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे चीजों के एंड दैट विल हेल्प यू टू ग्रो मोर, बिकॉज दैट इज फॉर श्योर कि डाउन द लाइन आफ्टर 5 years 7 years वर्कफोर्स कम होगा बिकॉज ऑफ एआई, क्योंकि कुछ चीजें ऑटोमेटेड हो जाएगी। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस डायरेक्शन में हो जहां पे यू स्ट्रेटेजाइज थिंग्स प्रॉपरली एंड हेल्प बिजनेस टू ग्रो ऑर्गेनिकल। तो वो सारी चीज उस डायरेक्शन में सोचो। डोंट जस्ट डू द मोनोटोनस वर्क जहां पे यू जस्ट फॉलो द चेकलिस्ट फॉलो करना बंद करो। अगर आपको ऑडिट भी करनी आती है वेबसाइट की तो इररिस्पेक्टिव आपके पास चेकलिस्ट है विच इज वेरी गुड, बट ट्राई टू फिगर आउट के क्या प्रॉब्लम है वेबसाइट पे, ब्रांड किस तरीके से, सो ब्रांड का जो सिग्नल है, सो ब्रांड को जो कन्वे करना है वो कैसा हो रहा है, वेबसाइट का आईएस स्ट्रक्चर कैसा है, वेबसाइट का फ्लो कैसा है, लैंडिंग पेजेस कितने यूजर फ्रेंडली है, क्योंकि ये सारी चीजें, सीआरओ कैसा है, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन, अगेन वेरी मेजर टॉपिक टू टच, बट अभी नहीं करते। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ह्यूमन लेवल, फ्रॉम अ यूजर स्टैंड पॉइंट वेबसाइट पे क्या क्या प्रॉब्लम। टेक्निकलिटीज के लिए तो सेमरश है, एएचरेफ है, स्ट्रीमिंग फ्लॉक है, वो सारी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। बट यूजर स्टैंड पॉइंट से वेबसाइट में क्या प्रॉब्लम है, क्या रिकमेंडेशन है, कंपेटिटर क्या अच्छा कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, वो सारा अगर आप फाइंड आउट करोगे जो ह्यूमनली पॉसिबल है, तो आप थोड़ा सा अलग चीज कर पाओगे, रादर देन बाकी अगर सेम चेकलिस्ट फॉलो करनी है तो फिर वो डाउन द लाइन आफ्टर 3 to 4 years शायद वो एआई खुद ही कर लेगा। So, Shashikant, like I have asked almost all the questions, right, that was in my mind. And yeah, so first of all, thank you so much for having, podcast with us, and thank you for your precious time. Great session, great insightful session. Anyone who watches the session would definitely be able to learn a lot from the session. So thanks a lot, Shashikant.